जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो, दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो, इस सब के पीछे एक ही मकसद है। अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को डर लगता है और अरविंद केजरीवाल को बदनाम कैसे किया जाए इसकी पूरी साजिश है। इतिहास में पहली बार ईडी ने माना है, स्वीकार किया है कि मेरा नाम गलती से चार्जशीट में डाल दिया। ये क्या मजाक है? ये क्या झूठी जांच है? ये क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नाच रही है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम बात सच की में। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम ईडी सीबीआई से करेंगे। वो ईडी सीबीआई जो लगातार विपक्ष पर कार्यवाही करती है, वो ईडी सीबीआई जो केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम करती है और जब केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी ऑर्डर देती है वहीं जाकर छापेमारी भी करती है। ऐसे में देखे जाएं तो तमाम राज्यों में ईडी सीबीआई लगातार छापेमारी करती हुई नजर आई है। अगर उन पार्टियों का जिक्र किया जाए तो विपक्षी पार्टियों के रूप में उन्हें देखा जा सकता है, क्योंकि अब तमाम पार्टियां इंडिया अलायंस के रूप में देखी जाती हैं। 26 दल यहां पर इंडिया अलायंस में शामिल हैं और इन्हीं दलों के खिलाफ लगातार कार्यवाही होती हुई नजर आई है। लेकिन सबसे ज़्यादा कार्यवाही अगर ईडी सीबीआई की हुई है वो है दिल्ली में। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने पांव नहीं पसार पाई है, जिसके चलते लगातार ये देखा जा रहा है कि यहां पर अपनी सरकार बनाने पर तुली भारतीय जनता पार्टी इन कोशिशों में लगी है कि यहां पर कैसे भी कर अरविंद केजरीवाल की सरकार को हटा सके। वो इस कोशिशों में लगी हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अपना इस्तीफा सौंप दें, क्योंकि उनके जब तमाम मंत्री, नेता, सांसद ऐसे ही ईडी सीबीआई के शिकंजे में कसते हुए नजर आएंगे तब यहाँ पर उनकी पार्टी के पास कुछ नहीं बचेगा, उनको जनता भी पसंद नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पर कई मुद्दे उठते हुए नजर आए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर नई शराब नीति का था। वो नई शराब नीति जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने लगभग 2021-2022 के बीच में एक पॉलिसी जारी करने की बात कही थी और ये कहा था कि अब जो सरकारी ठेके हैं यानी कि जो सरकारी शराब की दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो लाइसेंस एक तरीके से अब यहाँ पर प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का ये दावा था कि अगर हम यहाँ पर सरकारी हाथों से कर प्राइवेट हाथों में अगर शराब के इस मुद्दों को देंगे, यहाँ पर शराब दुकान जिन बात का जिक्र किया जा रहा था अगर यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी तो जो माफियाओं का जिक्र किया जाता था वो माफिया यहाँ रुक जाएंगे और दूसरी तरफ जब प्राइवेट कंपनी से इनका लिंक बनेगा तो जो पैसा आएगा वो पैसा इन सरकारी कामकाज में लगाया जा सकता है, तमाम योजनाओं में लगाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल के मुद्दों को लेकर तमाम ऐसी स्कीम में लगाया जा सकता है जो आम जनता को फायदा हो। लेकिन देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की यही नई शराब नीति के मामले में मनीष सिसोदिया फंस जाते हैं और मनीष सिसोदिया के फंसते ही ना चाहते हुए भी अरविंद केजरीवाल को अपनी इस नई शराब नीति को वापस लेना पड़ता है, पुरानी शराब नीति को लागू करना पड़ता है, यानी कि सरकारी दुकानों पर ही अब आपको यहाँ पर शराब मिला करेगी। ये मुद्दा उठा था। इस मुद्दे में मनीष सिसोदिया के घर पर ईडी सीबीआई की छापेमारी पड़ी थी और ईडी सीबीआई की छापेमारी जब पड़ी थी उस दौरान यहाँ पर तमाम कोशिशें आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी कि यहाँ पर कोई भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार ना कर सके। लेकिन क्या देखा जाता है कि एक एक करके इस जांच में कई सबूत निकलते हुए नजर आए। यहाँ पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट में 5 चार्जशीट यहाँ पर पेश की जाती हैं। यहाँ पर उसमें यहाँ पर एक तरीके से गुनहगार साबित हो जाते हैं और उसके बाद तिहाड़ जेल का सफ़र मनीष सिसोदिया का शुरू हो जाता है। इसी के बाद यहाँ पर राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा गया। यहाँ पर लगातार पूछताछ ईडी सीबीआई की देखी गई। इसी के साथ यहाँ पर संजय सिंह को भी शिकंजे में कसा गया। लेकिन जब पहली बार संजय सिंह के खिलाफ ईडी अधिकारियों ने यहाँ पर कार्यवाही करने की कोशिश की तो यहाँ पर उनका झूठ पकड़ा गया और उसी को लेकर यहाँ पर क्या कुछ संजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट
यानी कि ईडी कैसे इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप बन गया है, कैसे तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए है, इसका एक एक करके आपके सामने आज खुलासा करूंगा। ईडी जो देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत की जाती है, वो किस तरह से जांच करती है, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करती है, किस तरह से उनके परिवारों को प्रताड़ित करती है, और तो और जिसके कारण आज मैं ये पीसी कर रहा हूं। एक व्यक्ति को कहा गया तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे। बेटी को धमकी, पत्नी को धमकी, बूढ़े मां बाप को धमकी, मारना पीटना प्रताड़ित करना, और उसके बाद जबरन बयान लेना। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह न्यायालय के सामने उन लोगों के बयान हैं जिनसे जबरन मारपीट करके उनके परिवारों को धमकी देकर उनसे बयान लिया गया। और मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूं। यह पहला नाम है चंदन रेड्डी का। यह चंदन रेड्डी हाई कोर्ट में पिटीशन करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि ईडी ने इनको मारा, इनको पीटा, इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख, वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये सारी बातें इसने लिखी। और इतना ही नहीं, इस चंदन रेड्डी को इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए। दोनों कान के पर्दे फट गए। मार मार के, प्रताड़ित करके ईडी का जो हिटलर शाही का गैस चैम्बर है, मैं कहूंगा, वहां पर 3rd डिग्री टॉर्चर इस व्यक्ति को देकर जबरन इससे साइन कराया गया। और उसके बाद जब यह व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो अपने सारे दुखड़े माननीय न्यायालय के सामने इसने बयान किए। कैसे इसका बयान लिया गया ईडी में, कैसे इसका बयान लिया गया ईडी के अंदर। और ये इस व्यक्ति की डॉक्टरी जांच है, जो डॉक्टरी जांच की कॉपी मैं अभी आपको दूंगा। ये दोनों डॉक्टरी जांच ये कहती है कि चंदन रेड्डी को मार मार के उसके कान के पर्दे फाड़ दिए गए, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ये डॉक्टरी की जांच आपको देता हूं। ऐसे कर रही ईडी इन्वेस्टिगेशन। पहला आदमी चंदन रेड्डी, दूसरा अरुण पिल्लई। अरुण पिल्लई वो शख्स है जिसकी पत्नी को, बेटी को, परिवार को धमकाया गया, डराया गया। ईडी ने बयान लिया और बयान लेने के बाद यह शख्स कहता है, न्यायालय में लिखकर देता है, माननीय न्यायालय के सामने कहता है, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया। अरुण पिल्लई। तीसरा व्यक्ति समीर महेंद्रू। समीर महेंद्रू, इसकी पत्नी को बुलाकर गिरफ्तार करके रखा गया, धमकाया गया, डराया गया, परिवार को प्रताड़ित किया गया। झूठा और जबरन बयान ईडी के द्वारा लिया गया। ईडी ने झूठा और जबरन बयान समीर महेंद्रू से लिया और इसने किसी और के सामने नहीं, माननीय न्यायालय के सामने, माननीय न्यायालय के सामने समीर महेंद्रू ने लिख कर दिया कि जज साहब, हमसे तो जबरन झूठा बयान लिया गया। समीर महेंद्रू। तीसरा नाम चौथा नाम भूषण बेलगावी। भूषण बेलगावी, इस व्यक्ति से भी ईडी ने प्रताड़ित करके झूठा जबरन बयान लिया और इसने किसी और को नहीं, जज साहब को जाके कहा, न्यायाधीश महोदय, माननीय न्यायालय, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे ईडी ने झूठा जबरन गलत बयान लिया।
पांचवा नाम मनास्वामी प्रभु ने इससे भी ईडी ने जबरन, झूठा, जबरदस्ती का बयान लिया और बाद में इसने भी न्यायालय को लिख के दिया, किसी और को नहीं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, माननीय न्यायालय को लिख कर दिया कि न्यायाधीश महोदय, जज साहब, मुझसे ईडी वालों ने जबरन, झूठा, जबरदस्ती प्रताड़ित करके बयान लिया। छठवां नाम राघव रेड्डी, ये राघव रेड्डी छठवां नाम, राघव रेड्डी, इसने न्यायालय के सामने जाकर कहा कि न्यायाधीश महोदय, हमको तो दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए, हम पर दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, किसके इशारे पर ईडी काम कर रही है, किसके दबाव पर ईडी काम कर रही है, किसके डायरेक्शन पर ईडी काम कर रही है? क्योंकि एक बहुत चौंकाने वाली बात इनके हाई कोर्ट के पिटीशन में लिखी हुई है, चंदन रेड्डी के। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे साहब, ईडी के अधिकारियों ने तो मारा पीटा, कान के पर्दे फट गए, वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमको मारा पीटा, जिनको, जो ईडी के ऑफिशियल्स भी नहीं थे। ऐसे लोग थे जो ईडी के अधिकारी नहीं थे, उन्होंने भी हमारे साथ मारपीट की। कौन से लोग हैं? किस पार्टी के गुंडे ईडी के दफ्तर में जाके लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं? कौन से लोग हैं जो ईडी के दफ्तर में जाते हैं, पूछताछ करते हैं, मारपीट करते हैं और जबरन बयान लिखवाते हैं? इसका खुलासा होना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट के सामने यह याचिका पड़ी है। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया जी के पीएस रिंकू, आप जानते हैं कानून में नियम है, किसी को भी बुलाओ, नोटिस दो, पूछताछ करो, कैमरे में पूछताछ करो और सारी जानकारी ऑन पेपर रखो। ईडी हवाई डिपार्टमेंट हो गया है। फोन करता है, बुलाता, आजा, बैठ इतने घंटे, जा घर जा, फिर आजा, बैठ सुबह से शाम तक, फिर घर जा। आप गुंडागर्दी करके, धमका के, डरा के, कान के पर्दे फाड़ के, तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो? इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, बेटियों के नाम पर धमकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी दे सकता है, कागज पे दस्तखत करना तो बहुत दूर की बात है। लड़ना है तो सामने सामने लड़ो, कायरों की तरह बेटी का, पत्नी का, परिवार का सहारा लेके मत लड़ो, सामने सामने लड़ो। जो भी लड़ाई करनी है सामने सामने करो। और आपको याद होगा, देश की पार्लियामेंट में, देश की संसद में मैंने ये सारे विषय सिलसिलेवार करके एक एक मुद्दा उठाया था ईडी के संबंध में और कहा था कि पिछले 8 वर्षों में 3000 छापेमारी ईडी ने की है और मात्र 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। और यह कहने पर मुझे प्रिविलेज का नोटिस मिला। बहुत अच्छी बात है। देश की संसद में अब मुझे ये सारे मामले उठाने का अवसर मिल गया। मैं विशेषाधिकार समिति के सामने इन ईडी के अधिकारियों को बुलाने के लिए आज ही ये सारे कागजात प्रस्तुत करूंगा कि ईडी के इन सारे अधिकारियों को बुलाया जाए। विशेषाधिकार, संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने मैंने जो मामला पार्लियामेंट में उठाया था, उन आरोपों को ये सारे कागजात 100%, मैं तो कहूंगा 100% से ज्यादा सिद्ध करते हैं कि ईडी राजनीतिक दबाव में जबरन, झूठा मामला बनाती है, सरकारों को बदनाम करती है, सरकारों के ऊपर झूठे आरोप लगाती है। शराब घोटाला जैसी कोई चीज, उसका कोई सिर पांव है ही नहीं। जिन लोगों के जबरन बयान लेकर ईडी ने ये सारे मामले बनाए हैं, वो तो न्यायालय के सामने जाकर कह रहे हैं, हुजूर
हमें तो मारा जा रहा है, हमारे तो कान के पर्दे फाड़ दिए जा रहे हैं, हमारे परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है, हम पे दबाव बनाया जा रहा है और झूठे बयान लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, अब देश की, भारत की संसद की, पार्लियामेंट की विशेषाधिकार समिति के सामने जिसने मुझे नोटिस दिया है, ये सारे विषय और मामले मैं रखूंगा और इन सारे अधिकारियों को वहां बुलाने के लिए बोलूंगा कि इन सबको बुलाया जाए और पूछा जाए कि हाई कोर्ट से लेके और न्यायालयों में जो इनके खिलाफ शिकायतें की गई हैं उसके तथ्य, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत क्या है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई मुद्दा हो, कोई बातचीत हो, कोई सवाल हो तो। जिन लोगों ने पेटिशन लगाई है, क्या वो सभी आरोपी जो हैं आबकारी नीति से जुड़े हुए हैं या अन्य मामलों में भी हैं? ये सारे आबकारी नीति के जो बयान लेकर झूठा मामला ईडी खड़ा कर रही है, ये उससे संबंधित है। ये सारे मामले जो आप लोगों को बताया जाता है घोटाला घोटाला घोटाला, उस घोटाले में कितना गड़बड़ झाला है, ये सारे बयान इस बात को साबित। संजय सिंह को सुनने के बाद एक सवाल यहाँ पर यह बन रहा है कि क्या जो लगातार ईडी अधिकारियों की क्लास लगाते हुए नजर आए हैं, क्या वही संजय सिंह अब यहाँ पर फंसेंगे या फिर से यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बाकायदा वो कई बार बोल चुके हैं कि अगर मुझे यहाँ पर फंसाया जा रहा है, झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, तो वैसे में मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और इन ईडी अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोलूंगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि केंद्र सरकार के अधीन रहकर ये ईडी सीबीआई काम करती हैं और यहाँ पर निष्पक्ष रूप से जांच करने की बात कही जाती है, लेकिन वो जांच नहीं होती है। और इसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। साथियों, एक समय था जब सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू पास कराने के लिए भी जम करके भ्रष्टाचार होता था। हमने केंद्रीय भर्तियों की ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म कर दिया। एक समय में यूरिया के भी घोटाले होते थे, हमने यूरिया में नीम कोटिंग कर इस पर भी लगाम लगा दी। डिफेंस डील्स में भी घोटाले आम थे। बीते 9 वर्षों में डिफेंस डील्स पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। अब तो हम भारत में ही अपनी जरूरत का रक्षा सामान बनाने पर बल दे रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को लेकर ऐसे अनेक कदम आप भी बता सकते हैं, मैं भी गिना सकता हूं, लेकिन अतीत के हर अध्याय से हमें कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार से जुड़े मामले वर्षों तक खींचते चले जाते हैं। ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें एफआईआर होने के 10 साल बाद भी सजा की धाराओं पर चर्चा चलती रहती है। आज भी जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं वो कई साल पुराने हैं। जांच में देरी 2 तरीके से समस्या को जन्म देती है। एक तरफ भ्रष्टाचारी को सजा देर से मिलती है, तो दूसरी तरफ निर्दोष परेशान होता रहता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को तेज बनाएं और भ्रष्टाचार में दोषी को सजा मिलने का रास्ता साफ हो पाए। हमें बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी करना होगा, जांच अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना होगा। और साथियों, आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी
हिचकने कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसे संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। अब यहाँ पर अपने देश के प्रधानमंत्री को सुना, संजय सिंह को सुना। यहाँ पर बात साफ तौर पर आती है कि क्या अब दोबारा जो ईडी सीबीआई के अधिकारियों ने बकायदा संजय सिंह को चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगी थी और ये कहा था कि हमसे गलती हो गई कि हमने आपका नाम चार्जशीट में दाखिल किया, क्योंकि संजय सिंह ने खुलासा किया कि नई शराब नीति मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर जो बिजनेसमैन हैं दिनेश अरोड़ा, उन्होंने ही आरोप लगाया कि संजय सिंह से मुलाकात हुई। कई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अब ये देखा जा रहा है कि संजय सिंह को फंसाने की साजिश की जा रही है। अब ऐसे में संजय सिंह को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया यहाँ पर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। के घर पे रेड हुई है, आप सांसद, ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी होगा। उम्मीद है मनीष सिसोदिया के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा। जातिगत जनगणना कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में एजेंसियों के द्वारा, क्या तैयार है विपक्षी दल, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी है, क्या विपक्षी दल तैयार है? पहले आप लोग ये बात कहते, वो तो करेंगे। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, फलाना ढिमका, ये सारी एजेंसी सब तरह के वो करेगी। लेकिन इससे घबराना नहीं है। ये जब आदमी हार रहा होता है तब आदमी फिर यही सब करता है, फिर उसको और कोई चारा नहीं होता। जातिगत जनगणना वाले अब आपने तमाम लोगों को सुना। यहाँ पर देखा जाए तो एक एक करके कई लोग यहाँ पर दावे कर रहे हैं कि गौतम अडानी के मुद्दा आम आदमी पार्टी उठा रही है, इसलिए यहाँ पर संजय सिंह पर ईडी की कार्यवाही करवाई गई है, ताकि यहाँ पर संजय सिंह तमाम तरीके से गौतम अडानी के मुद्दे पर ना बोल पाए। वो संजय सिंह जिसको राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी बयान देते हैं तो उनके बचाव में उनकी पार्टी यहाँ पर कोई कार्यवाही करती हुई नजर
नहीं आती है। इसी को लेकर यहाँ पर मुद्दा उठ रहा है कि क्या अब ईडी के अधिकारी यहाँ पर बाकायदा अपनी गलती को मानेंगे या ईडी अधिकारी संजय सिंह के घर से कुछ बरामद कर पाएंगे। ये तमाम मुद्दे यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, कई सवाल बन रहे हैं। ऐसे में संजय सिंह का क्या पलटवार होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में संजय सिंह को लेकर आपकी क्या राय बनती है कि क्या संजय सिंह को अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए? क्या अब इस मामले को एक कानूनी रूप से लड़ना चाहिए? क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए शिकंजा कसा जा रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।